नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन है टीचर्स फैमिली, टीटी फैमिली, शिक्षकों के परिवार जयसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आपके सोशल साइंस प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 10 नंबर रहेगा। इसके पहले 9 प्रैक्टिस सेट एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका आई बटन पे ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है। प्लेलिस्ट सभी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। इस प्रैक्टिस सेट में महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, टीटी एग्जाम को फतेह करने की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? चौड़ी और सीधी, सकरी और टेढ़ी मेढ़ी, सपाट या सकरी और घुमावदार थी? सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? तो आप सभी लोग जानते हैं चौड़ी और सीधी थी। पहला ऑप्शन जो दिया गया है वह आपको ऑलरेडी सही हो जाएगा। इनमें से किस नदी के किनारे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अवशेष पाए जाते हैं? रावी नदी, सिंधु नदी, व्यास नदी या ए व बी दोनों की बात कर रहे हैं। तो जिस नदी के किनारे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अवशेष पाए गए हैं वह आपकी रावी नदी और सिंधु नदी दोनों हो जाती है। सभी लोग जानते हैं इस सभ्यता का उत्तरी बिंदु जो है जम्मू कश्मीर और दक्षिण में मकरान तट है और इसके सबसे अधिक सिंधु व रावी नदी के किनारे पर है। तो इसलिए आपका डी ऑप्शन जो दिया गया है वह सही हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की। महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश के किस कुल में हुआ? शाक, ज्ञातग्र, लिच्छवी या मल्लास? महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश के किस कुल में हुआ? तो दोस्तों ज्ञातग्र की बात करेंगे। इनकी माता का नाम त्रिशाला और लिच्छिव राजकुमारी थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था और ये कुंड ग्राम के निकट जो है ग्रातक कुल के प्रधान सिद्धार्थ थे। बौद्ध साहित्य त्रिपिटक की किस भाषा में रचना की गई है? संस्कृत, अर्धमगधी, प्राकृत या पाली? बौद्ध साहित्य त्रिपिटक जिस भाषा में रचना की गई है वह आपकी कहला जाती है पाली। जी हाँ दोस्तों, बौद्ध साहित्य पिटक पाली भाषा में लिखी गए थे और इनकी जो संख्या वह 3 मानी जाती है। एक कहलाता है सुत्त पिटक, दूसरा कहलाता है विनय पिटक और तीसरा कहलाता है अभिधम। 3 पिटक। इसके बाद अगला प्रश्न है, स्क्रीन पर है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तमिल, खरोष्टी, ब्राह्मी या अज्ञात? एग्जाम में आ गया तो आपका फीडबैक क्या होगा? मान लीजिए प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, टीटी एग्जाम को फतेह करना है, तो आप इस ऑप्शन को कौन सा सही मान रहे हैं? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी कहला जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है 2 विशेषताएं मानी जाती है। इसी के कारण से इस सभ्यता की लिपि अभी तक अज्ञात है। पहला कारण है कि आम लेखन पद्धति के विपरीत यह दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है, लेकिन इस लिपि का अभी तक किसी सभ्यता की लिपि या शब्दों के साथ सामंजस्य नहीं है, इसलिए अज्ञात मानी गई है। निम्नलिखित में से किस लेखक ने अकबर के दीन ए इलाही को उनकी मूर्खता की पहचान ना कि बुद्धिमत्ता का स्मारक कहा? किसने कहा? तो कहला जाते विंसेंट। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यह दोस्तों इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अकबर के विषय में कहा था कि दीन ए इलाही अकबर की मूर्खता की पहचान थी, ना कि बुद्धिमत्ता की। इसने कहा, विंसेंट ने कहा था। इसके बाद अगला प्रश्न कर लेते हैं। चांद बीबी शासिका थी। तो चांद बीबी, जिन्हें चांद खातून या चांद सुल्ताना के नाम से भी जाना जाता था, यह भारतीय मुस्लिम महिला योद्धा थी और यह अहमदनगर की शासिका थी। और अहमदनगर के साथ साथ इन्होंने बीजापुर के भी संरक्षक के रूप में कार्य किया है, लेकिन
अहमदनगर की थी। अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट या संरक्षक कौन था? तो अकबर के शुरुआती, आरंभिक मतलब शुरुआती दिनों में उसका जो रीजेंट या संरक्षक था वह कौन सा था? तो वह तो बैरम खां। सभी लोग जानते हैं अकबर ने जब दिल्ली में मुगल साम्राज्य की सत्ता संभाली थी उसकी उम्र लगभग 13 वर्ष की थी। जी हाँ दोस्तों, अब आप लोग सोच सकते हैं 13 वर्ष का बच्चा जो 7वीं 8वीं क्लास में आज की डेट में पढ़ता है, उसकी उपाधि दे दी गई थी। और बैरम खां को भी खान की उपाधि दी गई थी। बैरम खां ने अकबर का अपने पुत्र की भांति सेवा और मार्गदर्शन किया था। किसने किया? बैरम खां। मेवाड़ के महाराणा प्रताप को किस युद्ध में मुगल सेना से पराजित होना पड़ा था? पानीपत, करनाल, हल्दी घाटी या घाघरा का युद्ध? तो मेवाड़ के महाराणा प्रताप को जिस युद्ध में मुगल सेना से पराजित होना पड़ा था वह युद्ध कहला जाता है हल्दी घाटी का युद्ध। जी हाँ, जब भी महाराणा प्रताप की बात की जाती है हल्दी घाटी का युद्ध अवश्य जिक्र हो जाता है। इसमें अकबर की तरफ से मान सिंह और आसफ खान ने सैनिकों का नेतृत्व किया था। इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने गुरिल्ला युद्ध पद्धति का इस्तेमाल कर कुछ समय तक युद्ध जारी रख पाया था, लेकिन अधिक समय तक नहीं। निम्नलिखित में से किसने मनसबदारी प्रथा को चलाया? तो सभी लोग जानते हैं मनसबदारी प्रथा की अगर बात करते हैं तो एक ही नाम आता है और वह नाम आता है अकबर। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में लिखना है। सिपाही विद्रोह, वास्को डी गामा भारत पहुंचा, बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। 3 दिए गए हैं, इनको कालानुक्रमिक क्रम में बताना है। तो पहले बात आती वास्को डी गामा भारत पहुंचा। कब पहुंचा था? 1498 में। इसके बाद बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की 1526 ईस्वी में। इसके बाद सिपाही विद्रोह हुआ 1857 में। तो पहले वास्को डी गामा भारत पहुंचा 1498 में, 1526 में बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की और सिपाही विद्रोह 1857। यानी कि सी ऑप्शन जो दिया गया है वह आपका लेडी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ हिस्सा लेने में कौन गया था? तो जो द्वितीय गोलमेज का सम्मेलन हुआ था इसमें महात्मा गांधी के साथ जो हिस्सा लेने गए थे वे कहलाते हैं सरोजनी नायडू। जी दोस्तों, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से हिस्सा लेने महात्मा गांधी के साथ सरोजनी नायडू गई, परंतु सरोजनी नायडू ने भारतीय महिला का प्रतिनिधित्व किया। यह सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? 1931 में यह आयोजित हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात करेंगे। पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष निर्वासित करके मांडले भेजा गया था? तो 1907 में जो है मांडले भेजा गया था। इसमें अन्य नेता भी थे, सरदार सिंह भी शामिल थे, परंतु बाद में देशवासियों द्वारा इनकी दमनकारी नीति का प्रबल विरोध किया गया, फिर उन्हें छोड़ना पड़ा। ठीक है, तो लाला लाजपत राय को जो है निर्वासित करके मंडल भेजा गया था। अगला है किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में महान रणजीत सिंह को सम्मानित किया? तो जिस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में महान रणजीत सिंह को जो है सम्मानित किया था वह आपके कहलाए जाते विलियम बेंटिंक। गवर्नर जनरल बेंटिंक ने रोपड़ में रणजीत सिंह को जो है सम्मानित किया था। 1937 में देसी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने के गांधी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए शिक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन हो जाएगा वर्धा। ठीक है, बुनियादी शिक्षा देने के लिए गांधी जी ने प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए सम्मेलन वर्धा में जो है आयोजित किया था। असहयोग प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पास किया गया था? तो असहयोग प्रस्ताव की बात करते हैं तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जो है किया गया था, सितंबर 1920। असहयोग आपका प्रस्ताव जो है पारित हुआ था। और इसके बाद अगला प्रश्न है किन्हें भारत का वयोवृद्ध कहा जाता है? दादा भाई, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर या सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी को? तो भारत का वयोवृद्ध किसे कहा गया?
तो भारत का वयोवृद्ध किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस के सदस्यों में सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे दादा भाई नौरोजी जी। वे धन का निष्कासन सिद्धांत देने वाले पहले भारतीय थे। प्रश्न आ गया, धन का निष्कासन देने या धन के निष्कासन सिद्धांत देने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी जी। इसके बाद है, ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने ही प्रस्तुत किया। इसके बाद जो अगला प्रश्न है और भी इंटरेस्टेड प्रश्न हो जाता है, कौन सा व्यापार संघ भारत में सबसे पुराना है? देखिए, अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस AITUC, अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस जो है, इनमें से ये संघ जो है भारत में सबसे पुराना माना गया है। इस संगठन की स्थापना, अखिल भारतीय मजदूर संघ की स्थापना जो है अक्टूबर 1920 में को जो है बम्बई में लाला लाजपत राय और अन्य थे, इनके द्वारा जो है किया गया था। निम्न में से कौन सा चटगांव शस्त्रकार लूट में शामिल नहीं था? तो चटगांव शस्त्रकार लूट की बात की जाती है। तो चटगांव शस्त्रकार लूट में जो शामिल थे वह आपके कल्पना दत्त, शूरसेन, प्रीतिलता वाडेकर है, लेकिन दिनेश गुप्ता जी आपके शामिल नहीं थे। इस लूट में इनका साथ कल्पना दत्त, प्रीतिलता वाडेकर दिया था। दिनेश गुप्ता इस घटना से संबंधित नहीं है। और शूरसेन को दा के नाम से भी जाना जाता है। शूरसेन की जगह अगर दा दिया रहे, इनको दा के नाम से भी जाना जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट। स्थल मंडल शब्द किससे संबंध रखता है? तो स्थल मंडल जो शब्द रहता है वह आपके किससे संबंधित हो जाता है? तो वह आपके पृथ्वी के पटल भूपृष्ठ से संबंधित हो जाता है। अगला प्रश्न है, जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन क्यों कहा जाता है? देखिए, जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन इसलिए कहा जाता है कि जो जापान जो है विश्व में एक ऐसा देश है जो पूर्व में सबसे अंतिम छोर पर है। ठीक है, अतः वहां सूर्योदय सबसे पहले होता है, इसलिए इसे लैंड ऑफ द राइजिंग सन कहा जाता है। विश्व हीरा आपूर्ति में निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है सर्वाधिक योगदान देता है? तो हीरा की जब भी बात की जाती है तो रूस का नाम आता है। विश्व में हीरा का सबसे बड़ा व्यापार का केंद्र जो है बेल्जियम में है, लेकिन सबसे ज़्यादा उत्पादन रूस से ही किया जाता है, और ये आंकड़ा 2015 के अनुसार है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना। सिराको तूफान की सही दिशा का चयन कीजिए। तो सिराको जो तूफान है, इसकी सही दिशा का जो चयन होता है वह सहारा से भूमध्य सागर की ओर होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका दैनिक तापमान में अंतर सर्वाधिक होता है? तो मरुस्थल। जी दोस्तों, मरुस्थल का दैनिक तापमान में अंतर सर्वाधिक होता है। मरुस्थल में रात का तापमान 0 डिग्री हो जाता है, लेकिन वही दिन का तापमान 40 से 50 तक पहुंच जाता है। और इसके एग्जाम्पल है, एक है आपका थार का मरुस्थल और दूसरा है सहारा मरुस्थल। रात में 0 डिग्री और दिन में 30 से 40 डिग्री, कह सकते हैं 40 से 50 डिग्री तक पहुंच जाता है। दिल्ली से कोलकाता को जोड़ने वाले राष्ट्रीय मार्ग क्रमांक 1 है, 2 है, 3 है या 7 है? तो राष्ट्रीय मार्ग, राजमार्ग पूछा जा सकता है, राष्ट्रीय मार्ग पूछा जा सकता है। ठीक है, तो राजकीय और राष्ट्रमार्ग दोनों चीजें इंपॉर्टेंट। तो दिल्ली से कोलकाता जोड़ने वाले राष्ट्रीय मार्ग क्रमांक कौन से कहला जाएगा? वही कहला जाएगा 2। इसे दोस्तों ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से भी जाना जाता है। किसके? ग्रांड ट्रंक रोड के भी कहते हैं। और इसका निर्माण किसने किया था? ग्रांड ट्रंक रोड का, या कोलकाता से, दिल्ली से कोलकाता जोड़ने वाले राष्ट्रीय मार्ग जो निर्माण 2 है, इसका निर्माण जो है शेरशाह सूरी ने करवाया था। अध्ययन के अनुसार आंध्र प्रदेश में तुमलापल्ली खदान में यूरेनियम का भंडार हो सकता है, लगभग कितने के आसपास हो सकता है? 1.5 लाख टन के आसपास हो सकता है।
यह विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार माना जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, राष्ट्रीय घोषणा संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो इस राज्य में स्थित है। तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान आप यह अनुसंधान है ये आपके किस राज्य में स्थित है? तो आप सभी लोग जानते हैं आंध्र प्रदेश राज्य पर स्थित है। पहला ऑप्शन इधर राइट आंसर। दोस्तों, निम्नलिखित शहरों में से किस शहर के निकट जो है पालीताना मंदिर स्थित है? माउंट आबू, मेवाड़, भावनगर या उज्जैन की बात करेंगे। तो निम्नलिखित में से जिस शहर में निकट पालीताना जो मंदिर स्थित हो जाता है वह हमारे भावनगर की बात करेंगे। यह गुजरात के भावनगर में स्थित है। एक जैन मंदिर है जो सतुजय पहाड़ी पर स्थित है। यहीं से संगुजय नदी निकलती है। खंबात की खाड़ी इसके पश्चिम में स्थित है और इन मंदिरों का निर्माण 1311 में हुआ। इनमें से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? सभी बताइए। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात। तो आप सभी लोग लगभग जानते हैं गुजरात राज्य की जो तटरेखा है वह लगभग आपके 1600 किलोमीटर के आसपास है, जो कि सबसे लंबी तटरेखा मानी जाती है। इसके बाद आंध्र प्रदेश का नाम आता है। आंध्र प्रदेश 960 किलोमीटर है। वहीं पे आपका तमिलनाडु 720 किलोमीटर है और कर्नाटक है 400 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा 1600 किलोमीटर गुजरात राज्य, इसके बाद दूसरे में आंध्र प्रदेश आता है। माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा या मिजोरम की बात कर रहे हैं। तो माजुली संसार का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप कहलाता है यह आपके किस राज्य में स्थित है? तो माजुली अगर नदी द्वीप की बात करते हैं तो यह असम राज्य की बात करते हैं। असम राज्य के ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। किस नदी में? ब्रह्मपुत्र नदी। देशों के निम्नलिखित समूहों में से किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की साझी सीमाएं हैं? भूटान, बांग्लादेश, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, चीन, भूटान, चीन, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। तो देशों के निम्नलिखित समूहों में किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की साझी सीमाएं हैं? वह कहला जाती है भूटान, चीन और म्यांमार। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सर क्रीक या निवेशिका कहाँ पर स्थित है? तो सर क्रीक और जो निवेशिका हो जाती है यह आपके गुजरात के साथ लगी भारत पाक सीमा पर स्थित है। सर क्रीक भारत पाक सीमा गुजरात से लगा हुआ। भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जिले हैं किंतु वह किसी भी संघ शासित राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता? तो वह कहला जाता है पांडुचेरी। पांडुचेरी भारत के पूर्व एवं पश्चिम घाट पर है और इसके 4 जिले हैं। पांडुचेरी और कौरकाल पूर्व तट पर तमिलनाडु, यानस आंध्र प्रदेश, माहे केरल में और पश्चिमी घाट में स्थित है। तो 4 जिले की बात करेंगे। पांडुचेरी। इसके बाद अगला प्रश्न है कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा देश के साथ, नेपाल के साथ, पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ, चीन के साथ। तो आप सभी लोग जानते हैं सबसे भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर बात करते हैं तो वह कहला जाती है बांग्लादेश। बांग्लादेश में जो भारत जो साझा करता है लगभग 4096 कह सकते हैं। इसके बाद चीन से 3488, पाकिस्तान से 3323, नेपाल से 1751, म्यांमार से 1643 किलोमीटर। तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश 4096 किलोमीटर के आसपास। औसत स्थिर लागत चक्र क्या होती है? तो औसत स्थिर जो लागत चक्र कहला जाती है वह आपकी यू आकार की घाटी कहला जाती है। देखिए दोस्तों, प्रति इकाई स्थिर लागत को औसत स्थिर लागत कहा जाता है। इस उत्पादन में वृद्धि होने के स्थिर लागत बहुत सारी इकाइयों के विपरीत हो जाती है और औसत स्थिर लागत वक्र की ढलान नीचे की ओर होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है जो बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न है कि प्रति व्यक्ति आय बराबर होती है।
राष्ट्रीय आय भागे देश की कुल आबादी, राष्ट्रीय आय धन जनसंख्या, राष्ट्रीय आय ऋण जनसंख्या, राष्ट्रीय आय गुणे जनसंख्या। तो प्रति व्यक्ति आय बराबर होती है, किसके बराबर होती है? सभी बताइए। तो प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय बटे देश की कुल आबादी, प्रति व्यक्ति आय से निकलती है। इससे ये डिपेंड नहीं करता कि कोई व्यक्ति 1 करोड़ कमाता है, कोई व्यक्ति 1,000 कमाता है, वो डिवाइडेड होता है, औसत निकाला जाता है। निजी निवेश को कहा जाता है, जो निजी निवेश होते हैं उनको स्वायत्तपूर्ण निवेश, विदेशी संस्थागत, विदेशी प्रत्यक्ष या प्रेरित निवेश। सभी कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा। तो निजी निवेश को क्या कहा जाता है? तो निजी निवेश को ही दोस्तों हम प्रेरित निवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेरित निवेश। क्योंकि प्रेरित निवेश आय और अर्थव्यवस्था की वृद्धि से प्रभावित होती है, और आय एवं अर्थव्यवस्था की समृद्धि पर यह निर्भर करता है। तो प्रेरित निवेश की बात करेंगे। विनिवेश, निजी कंपनियों द्वारा सरकार को अपनी हिस्सेदारी बेचना होता है। सरकार द्वारा निजी कंपनियों को हिस्सेदारी बेचना होता है। निवेश बढ़ाना होता है, व्यवसायिक चिंताओं को कम करना होता है। तो विनिवेश की बात कर रहे हैं। विनिवेश जो है सरकार द्वारा निजी कंपनियों को हिस्सेदारी बेचना होता है, वही विनिवेश कहलाता है। सरकार द्वारा जो है निजी कंपनियों को हिस्सेदारी अगर बेचते हैं उसी को ही विनिवेश कहते हैं। दोस्तों उपभोक्ता, अगला प्रश्न दिया गया है, उपभोक्ता अधिवेश जो है सर्वाधिक होता है। तो उपभोक्ता जो अधिवेश होता है सर्वाधिक आपके आरामदायक वस्तुओं में होता है। इसके बाद अगला है कि विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री किस देश से बनी थी? तो विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो है श्रीलंका देश की बनी थी, और इनका नाम था सिरिमाओ भंडारनायके। कौन सा एक देश अब भी राजा द्वारा शासित है? तो सऊदी अरब जो देश है अब भी राजा द्वारा जो है चलाया जाता है। सीटीबीटी जो व्यक्त करता है वह शस्त्र नियंत्रक उपाय, मादक द्रव्य नियंत्रक उपाय, वित्तीय नियंत्रक उपाय, व्यापार नियंत्रण और विनिमय की बात करेंगे। तो सीटीबीटी जो व्यक्त करता है वह किसकी बात करेंगे? तो शस्त्र नियंत्रक उपाय की बात करेंगे। जन इच्छा की संकल्पना का समर्थन किसने किया था? ह्यूम ने, हेगल ने, रूसो ने या कांट ने किया? तो जन इच्छा संकल्पना का जो समर्थन जिसने किया था वह आपके रूसो ने किया था। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए मुख्य लेखाकार और लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है? संघ और राज्य सरकार कार्य करता है। एकल स्थानांतरी मत प्रणाली में प्रत्येक मतदाता सदस्य अपनी प्राथमिकता बताता है। तो सभी के लिए मतदान के लिए प्राथमिकता बताता है। कानून को लागू करने का कार्य क्या होता है? कार्यपालिका, विधानमंडल, स्थानीय सूची या न्यायपालिका। तो कानून को लागू करने का जो कार्य कहला जाता है वह कार्यपालिका का कहला जाता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। केंद्रीय सरकार के सिविल अधिकारों में सर्वोच्च कौन सा है? महान्यायवादी, कैबिनेट सचिव, गृह सचिव, प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव। केंद्रीय सरकार के सिविल अधिकारी में जो सर्वोच्च कहला जाते हैं वह आपके कैबिनेट सचिव कहला जाते हैं। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत व्यापारिक संगठन सूची का विषय संघ है, राज्य है, संवर्ती है या वैश्विक? भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत व्यापारिक संगठन सूची का जो विषय कहला जाता है वह संवर्ती सूची का विषय कहला जाता है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत भवनों एवं भूमि पर कर सूची का विषय है संघ सूची, राज्य, वैश्विक या समवर्ती। तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत भवनों एवं भूमि पर कर जो सूची कहला जाती है वह आपकी दोस्तों राज्य सूची का विषय कहला जाता है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो इस प्रैक्टिस सेट में आपने कितना स्कोर प्राप्त किया आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य करना है। मैं आपके साथ जयस्वाल सर मिलता हूँ आपके अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।